अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़र खान हमें देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और आज हमारे पास बहुत ही अहम खबरें हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सके। आइए खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। पहली आम खबर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, जिसके अंदर फुल कोर्ट इजलास हुआ है, जिसके अंदर जुडिशनल काउंसिल के नाम आए हैं। हमने आपको पहले बताया था अपने पिछले व्लॉग के अंदर, जो 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट जुडिशनल काउंसिल को जो खत लिखा है उसने पूरी पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर एक भूचाल मचा दिया। यानी कि तमाम एस्टेब्लिशमेंट के तमाम तर जितने भी एजेंसीज के लोग हैं बुरे तरीके से हिल चुके हैं इस खत की वजह से। अब ये खत लिखा 6 जजेस ने, इन्होंने कौम के ऊपर, आवाम के ऊपर एतबार करके लिखा। मैं जरा इसकी तफसीलात के ऊपर पहले आता हूं, जिसके अंदर जैसे कौम इंतजार कर रही थी, जिसके अंदर कई लोग सोच रहे हैं कि जितने भी अभी इस वक्त कौम तकरीबन 24 से 25 घंटे गुजर चुके हैं, कौम ये इंतजार कर रही है कि कब इसके मुतालिक फैसला आएगा और कब हम सुनेंगे। जिस तरीके से आप इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले के ऊपर फैसला आए, इसी तरीके से काजी फायज ईसा साहब भी, जी हाँ आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, मैं काजी फायज ईसा साहब का ही नाम ले रहा हूं। इसी तरीके से काजी फायज ईसा साहब भी इंतजार कर रहे हैं कि कब फैसला है और कब मैं फैसला सुनाऊं और कौन तक पहुंचे। जिस तरीके से आप लोग इंतजार कर रहे हैं इस फैसले के ऊपर, उसी तरीके से काजी फायज ईसा साहब भी इंतजार कर रहे हैं कि जब उन्हें एजेंसीज की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, चौधरी निजामुद्दीन की जानिब से फैसला आएगा तो वो तब अवाम के सामने रखेंगे। उनका पूरा हथकंडा है कि अवाम को उन्होंने तोड़ के रखना है। इसके साथ ही अगर तो शहबाज शरीफ साहब की आपने खबर सुनी है जी कि शहबाज शरीफ साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। अब इस मुलाकात का क्या मकसद है, किस बुनियाद के ऊपर ये मुलाकात की जा रही है, हम अपने तज्जिए और अपने जराये के मुताबिक इस चीज की आपको पहले वजाहत करते हैं। ये जो मुलाकात होने जा रही है, कोई भी आप ये समझ ले कि ये मुलाकात कोई अवाम के ऊपर नहीं होने जा रही है। मुलाकात ही जो सिर्फ 6 जजेस ने जो इनका भांडा फोड़ा है उसके ऊपर एक नई प्लानिंग, नया प्लान तहत किया जा रहा है, जिसके ऊपर बड़े ही नई चालें चलेंगे, बड़े प्लान तैयार करेंगे कि किसी तरह इस चाल को खत्म किया जा सके। जैसे हमारा सच पकड़ा जा रहा है, इसको खत्म किया, इसी बुनियाद के ऊपर ये मुलाकात होने जा रही है। और ना तो इस फैसले का कोई अंजाम निकलना है, हम पहले से जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इसी तरह हम भी उम्मीद के ऊपर कायम है कि उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा। इसी के साथ जी पंजाब बार एसोसिएशन ने जी एक खत जारी कर दी, जो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब पंजाब बार एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज की है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयान। इस प्रेस के अंदर उन्होंने लिखा जी जो भी बयान 6 जजेस ने दिए हैं ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। अब मैं ये सवाल करता हूं कि अगर तो आप देखें कुछ कर नहीं सकते तो आपका काम नहीं बनता कि आप इस तरीके से सवालात उठाएं, इस तरीके से तनकीद करें लोगों के ऊपर। जिन 6 जजेस ने दलेरी दिखाई है, जिन्होंने आवाम के मैंडेट के ऊपर, उनके हक के ऊपर आवाज उठाई है, आप बजाय कि उनकी आवाज बनने के आप उल्टे सीधे ये इजलास मतलब जारी कर रहे हो, उल्टे सीधे आप ये खत जारी कर रहे हैं। आप क्या कौम को शर्मिंदा करना चाह रहे हैं, कौम को बेवकूफ समझते हैं। एक छोटी सी बात है कि आप बजाय कि ये लिखें कि इसके ऊपर कोई हतमी फैसला है, उसके बजाय आप ये लिख रहे हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयान है। आप मुझे बताएं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयान कैसे है। पंजाब बार काउंसिल ये अगर तो प्रेस रिलीज करता है कि जी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयान है, चले जी मान लिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयान है, क्या आपके दिमाग में अकल नहीं है? आप वुकला हैं, आप हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस एंड अकलमंद इंसान है, लेकिन आपको इतना नहीं पता कि जो चीजें आप देख सकते हैं, जो चीजें आप कर रहे हैं, क्या इसके ऊपर बातचीत नहीं हो रही। अब यही चीजें मद्देनजर रखते हुए जो उन्होंने ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयान दिया, समझ ले टूट गरीन की इन्होंने फिल्म चलाई है बस, और इससे ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया। अब जो पीटीआई जो वुकला, हम चाहते हैं कि पीटीआई वुकला चार्ज ले फौरी तौर पर, वो अपनी कोर कमेटी से राब्ता करें। वहां पे पीटीआई वुकला को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर वुकला तरीक शुरू करने का ऐलान करें, क्योंकि जो 6 जजेस ने जो फैसला सुनाया, अब इन्होंने अवाम के ऊपर, वुकला के ऊपर और इस निजाम के ऊपर भरोसा करके अपनी दलेरी दिखाई है कि ये हमारे साथ खड़े होंगे। अब इस वक्त कोई वुकला, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उनके साथ खड़ा हो रहा है। मैं इस चीज की पीटीआई का वर्कर होने के बावजूद गवाही देता हूं, मैं हक के साथ हूं, सच के साथ हूं। जहां पे हक सच है, जैन खान वहां पे है। अब इसके साथ जी पंजाब बार काउंसिल ने जी हंगामी इजलास जारी कर दिया जी 30 मार्च को, जबकि 26 मार्च का ये बातचीत हो रही है। 26, 27, 28, 29 3 दिन आपने छोड़ के जी 30 मार्च में इजलास रखा है। पता नहीं आपके जो लोग आने हैं, कोई इंडिया से आना है, कोई जी नॉर्थ कैरोलिना से आना है, किसी ने अमेरिका से आना है, पता नहीं कहां से आपके जो लोग आने हैं, जो कि आपने 3-4 दिन वेस्ट करके 30 तारीख को इजलास रख लिया जी बार काउंसिल का। जी इजलास में बड़ा इन्होंने जी जंड मारना, जो इस इजलास के अंदर इन्होंने करना, ये भी हम लोग जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। हम पीटीआई वुकला से इस चीज की अपील करते हैं
पीटीआई की कोर कमेटी से इस चीज की अपील करते हैं कि फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर एक्शन ले और वकला तरीक शुरू करे दोबारा से, ताकि इन जजों को पता चल सके, इस गंदे निजाम को पता चल सके कि कौम हर उस शख्स के साथ खड़ी है जो हक और सच के साथ खड़ा है। मैं समझता हूं कि जजेस के अगर तो आप लोग नहीं निकलते, पीटीआई अगर इसके ऊपर फैसला नहीं करती, तो ये कौम के साथ भी गद्दारी है, 6 जजेस के साथ भी गद्दारी है, जमहूरियत के साथ भी गद्दारी है और पाकिस्तान के निजाम के साथ भी गद्दारी है। हम ये अपील करते हैं कि फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर हतमी फैसला आए, ताकि कौम को इस चीज के ऊपर हो कि भाई पाकिस्तान के अंदर अभी भी थोड़ा बहुत ही सही इंसाफ, जमहूरियत, आइन मौजूद है। ये ना आप लोगों को दिखाएं कि पाकिस्तान में इंसाफ मर चुका है, निजाम खत्म हो चुका है। इसके साथ में जी दूसरी आम खबर एक और आई है हमारे पास, बहुत ही आम खबर आई है, जिसके अंदर हमारे पास खबर आई है जी स्मगलिंग के ऊपर ये खबर आई है जी। जो ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने ये एक खत जारी किया जिसके अंदर उनका कहना है जी कि स्मगलिंग हो रही है और बहुत बड़ी स्मगलिंग हो रही है, जिसके अंदर जी 4000 टन ईरान से पाकिस्तान भेजा जा रहा है। अब 4000 टन ऑयल ईरान से पाकिस्तान भेजा जा रहा है। जो ऑयल कंपनीज हैं उनके खात हुकूमत है। अब इसके ऊपर कामरान साहब ने जो बयान दिया ये आप पहले सुने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। कल रात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर कराची तशरीफ लाए और कराची में तकरीबन 50 बिजनेसमैन के साथ उन्होंने बहुत अहम बात की है, बहुत अहम उनकी गुफ्तगू हुई है। एक नए अज़्म के साथ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि इस जो निज़ाम है इस वक्त जो काम कर रहा है, रियासत पूरी कुव्वत से पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश जो बाशी मसाइल हैं, जो तमाम इश्यूज हैं, उनको कन्फ्रंट करेगी और इसका फौरी तौर पे इसके हवाले से एक बहुत बड़े ऑपरेशन का आगाज होने वाला है। इस ऑपरेशन के आगाज का बुनियादी हदफ यह है कि पाकिस्तान की मईशत को संभाला जाए और इसके लिए जनरल आसिम मुनीर ने बहुत ही पुरअज़म अंदाज में, बहुत ही मुस्तहकम अंदाज में कल इन बिजनेसमैन की मीटिंग में खास तौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो माशी हमवारी और माशी बेहतरी के जो इक़दाम किए जाएंगे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि स्मगलिंग की बेखकनी की जाएगी, मुकम्मल तौर पे स्मगलिंग का खात्मा किया जाएगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि इस वक्त जो ईरान के रास्ते पाकिस्तान में तेल की स्मगलिंग हो रही है इसको जीरो की सतह पे लाया जाएगा, इसका मुकम्मल तौर पे खात्मा किया जाएगा। कामरान साहब कहते हैं जी कि जो जनरल आसिम मुनीर है इन्होंने अपने माजी के अंदर फैसला किया था जी कि जो इस वक्त ये जो तमाम तर चीजें जो स्मगलिंग हो रही हैं इसको पूरे तरीके से इस निजाम को खत्म किया जाएगा, पाकिस्तान से स्मगलिंग का नामो निशान मिटाया जाएगा। इसके साथ ही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बयान किया था कि मुल्क के अंदर ना तो स्मगलिंग होगी, ना तो यहां से कोई विदाउट कॉस्ट कोई चीज जाएगी, ना तो कोई चीज आएगी। ये शहबाज शरीफ साहब के बयान है और यही जनरल आसिम मुनीर साहब के बयान थे जो उन्होंने कहा था कि जी स्मगलिंग अब दोबारा नहीं होगी। स्मगलिंग के ऊपर उन्होंने सख्त एक्शन दिया था, सख्त रिमार्क्स दिए थे और उन्होंने एक बात जाहिरन तौर पे की थी कि स्मगलिंग दोबारा से पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी। अगर तो आप ये सोचिए, हम आपकी बात पे एक बात यकीन कर लेते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने कह दिया स्मगलिंग नहीं होगी, चले जी नहीं होगी। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर पावर ऑफ चीफ, आर्मी चीफ अगर तो यह बयान देता कि स्मगलिंग नहीं होगी, तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में स्मगलिंग होगी? क्या ये अवाम आपकी बातों में आ जाएगी? इस तमाम चीजों के अंदर पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी माफिया इन तमाम चीजों के अंदर छुप के बैठी है और ये भी अपना चेहरा छुपा के पीछे सारे गंदे गंदे काम कर रहे हैं मादत के साथ, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं इसको गंदा गंदा ही कह सकते हैं। इसके साथ में जी ख्वाजा साद रफीक साहब से बड़े बड़े वादे किए गए थे जी। पहले उन्हें कहा गया था जी आपको रेलवे वजीर लगाएंगे, क्योंकि उनसे वो वादा ठुकरा दिया गया, उन्हें रेलवे वजीर नहीं लगाया गया। लेकिन अब ये चौधरी निजामुद्दीन चाहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब को नेक्स्ट सियासी अमर का मशीर लगा दिया जाए, ताकि ये तमाम तर चीजें, ख्वाजा आसिफ साहब भी हैप्पी है, हम भी हैप्पी रहे, निजाम भी हैप्पी रहे। चौधरी निजामुद्दीन चाहते हैं कि तमाम लोगों को खुश भी रखा जाए और उन तमाम लोगों से माल पानी भी चाटा जाए। अब इसके अंदर जी नईम शरीफ भट्ट साहब हैं, ये काफी अच्छी न्यूज देते हैं, मैंने इनकी न्यूज भी देखी है। अब वो इसके अंदर बताते हैं जी कि ख्वाजा आसिफ साहब को जो बयान आए हैं, अब उनको जो पहले ऑफर दी गई थी वो ये दी गई थी कि आपको रेलवे का वजीर लगा दिया जाता है। जब ख्वाजा आसिफ साहब को उन्होंने कहा जी आपको नेक्स्ट सियासी बना दिया जाता है, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी अब मोशी रहते हैं। अब उन्होंने कहा जी लाना तो रेलवे वजीर लाओ, नहीं तो तुसी मैनू और कोई ऑफर ना कराओ। जबकि जाहिर बात है एक घर में एक ही शख्स हो सकता है, एक ही शख्स को कोई ना कोई प्राइज बॉन्ड दे सकते हैं। अब चौधरी निजामुद्दीन ने अब ख्वाजा आसिफ साहब के भाई को तो चेयरमैन बना दिया है, अब उनको तो प्राइज बॉन्ड मिल गया, अब एक घर में से एक ही बंदे को मिल सकता है। ख्वाजा साद रफीक साहब तो फिर बढ़ गए, उनका तो काम तमाम हो गया। तो वो इस वक्त खास तौर पे मुस्लिम लीग नून के लोगों से काफी नाराज है जी, भाई हमें ओहदा नहीं दिया। और इसके साथ में जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत दे दी है। अब देखते हैं कि जलसा होता है कि नहीं, क्योंकि पहले भी कई इजाजतें मिली हैं, कई मामला हुए हैं, लेकिन आप भी जानते हैं क्या हथकंडे आगे किए जाते हैं। इसके साथ में जी साइफर केस की समाअत हुई है, जिसके अंदर मैं पहले बता दूं कि 15 अगस्त को डॉन न्यूज की ये रिपोर्ट थी
उन्होंने बताया था, सलमान सफदर ने इसके ऊपर बड़े जबरदस्त किस्म के दलाइल दिए थे। जो साइफर है 9 जगह भेजा गया था, ये डॉन न्यूज की ये रिपोर्ट है। साइफर जो है 9 जगह भेजा गया था, यानी कि 9 फॉरेन ऑफिस भेजा गया था, जिसके अंदर इमरान खान साहब का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आता था, प्रेसिडेंट सदर आरफ अलवी साहब का आता था, आर्मी चीफ का आता था, ये तमाम लोगों के इसके अंदर ऑफिस आते थे। अब 9 जगह पे ये साइफर पहुंचा, जिसके अंदर साइफर की जो तहकीकात हुई 2 लोगों पे हुई। पहला इमरान खान, दूसरा सदर आरफ अलवी, 2 लोगों के ऊपर। अब हम ये सवाल करते हैं जो बाकी के इस वक्त 7 जो ऑफिस आ रहे हैं उनकी कौन है इस वक्त बात करेगा। 7 ऑफिस के अंदर, जिसके अंदर DGSII, आर्मी चीफ, कैबिनेट सेक्रेटरी, चेयरमैन, ज्वाइंट सेंट चेयरमैन, तमाम लोगों के ऑफिस आ रहे हैं साइफर। तो इसके अंदर भी क्या था, अगर तो साइफर की तहकीकात हुई है, साइफर गुम हुआ है, इमरान खान से साइफर गुम हो गया जी, ये लोग कह रहे हैं। अब इमरान खान से साइफर गुम हो गया तो ये साइफर गुम हुआ तो साइफर तो इन लोगों के पास भी नहीं है। कानूनी कार्रवाई तो फिर इनके ऊपर भी होनी चाहिए, सजाएं तो इन्हें भी होनी चाहिए। अब कानूनी तरीके से देखें तो इमरान खान ने चले मान लिया जुर्म कर दिया, अब वही कार्रवाई इनके ऊपर क्यों नहीं की जा रही। अगर तो साइफर इमरान खान से या सदर आरफ अलवी साहब से गुम हो चुका है तो इस मुताबिक तो ये बाकी ऑफिस के अंदर से भी साइफर नहीं मिला। आप तमाम लोग जानते हैं, हमने पहले भी एक गवर्नमेंट से सवाल किया था, अगर तो साइफर है तो इमरान खान को सजा किस चीज की दी है, अगर तो साइफर नहीं है तो उसकी हुकूमत क्यों गिराई। अरे 2 सिंपल क्वेश्चन है। साइफर केस तो वही केस है, मैं पिछले व्लॉग में बताता आ रहा हूं कि साइफर केस हुआ है जो अपनी खुद की टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता, बेबुनियाद केस है, कोई इसकी टांगे नहीं है। अब इसके साथ में जी एक और बहुत आम खबर आई है, जिसके अंदर जी PTI वर्कर्स की जमानत हुई थी। कल रावलपिंडी के अंदर PTI वर्कर्स की जमानत हुई, जिसके अंदर तमाम तर लोग आए थे, 9 मई के वाकयात के भी थे, वैसे भी थे जो जाने अनजाने के अंदर पकड़े गए, जिन्होंने नहीं भी कुछ किया था वो भी पकड़े गए। तमाम तर लोगों को उनकी जमानत हुई, इस्लामाबाद की जानिब से जमानत दी गई। लेकिन उसके बावजूद जमानत के फौरी बाद पुलिस ने उनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें घसीटते हुए प्रिजनर्स वैन के अंदर डालते हुए वो लेकर गए। ये आप मेरी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। अब रावलपिंडी के अंदर जो इस वक्त लोग गिरफ्तार हुए, 3 MPO के तहत उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया, जिसके अंदर हमने आपको पहले बताया था DC इस्लामाबाद जो इस वक्त इरफान मेमन साहब हैं, जो 3 MPO के तहत इस वक्त सजा भुगत रहे हैं, जिसके अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने DC इस्लामाबाद साहब को रिलीफ दिया था, मेमन साहब को रिलीफ दिया था, और जिसके अंदर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उन्हें सजा सुनाई थी इसके अंदर। अब लाहौर से जो जमानतें हुई हैं, मैं उसकी पहले आपको तफसील रखता हूं, जिसके अंदर आयशा भुट्टा साहब है, अली हमजा साहब है और अमर भट्टी साहब है। अब इसके अंदर अमर भट्टी साहब जो है इनकी जमानत हो चुकी है, घर पे पहुंच चुके हैं, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे, बड़े इन्होंने मुश्किलें काटी हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए। हम दुआ करते हैं कि जितने भी 9 मई के इस वक्त लोग इस वक्त जेलों के अंदर पड़े हैं बेकसूर, जिन्होंने कुछ नहीं किया, अल्लाह पाक उन्हें जल्द रिहाई नसीब फरमाए। रमजान का महीना आप भी दुआ करें, क्योंकि बेकसूर लोग हैं जिन्होंने इस वक्त ये तकलीफें काट रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान की खातिर और कुछ नहीं। पाकिस्तान की खातिर कोई जाती मुहाफ नहीं है, कोई जाती इनके मामलात में, सिर्फ पाकिस्तान की खातिर, अपने लीडर इमरान की खातिर जेल के अंदर है। अच्छा जी, सेनेट के कराची से रऊफ सिद्दीकी और नजीब अरून साहब हैं, इन्होंने जी फैसल वोड़ा को, ये लोग चाहते हैं जी फैसल वोड़ा साहब को सेनेट का उम्मीदवार मुंतखब किया जाए। अब इन्होंने अपने पूरे जी मामलात क्लियर कर लिए हैं। अब आप तमाम लोग जानते हैं एस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त 3 बंदे हैं बहुत ही आम सेनेट के, जिसके अंदर मोहसिन नकवी साहब हैं, काकड़ साहब इसके अंदर मौजूद हैं, और इसके साथ साथ फैसल वोड़ा साहब इसके अंदर मौजूद हैं, जिनको सेनेट के ऊपर ये मुसल्लत करना चाहते हैं वहां पे। और वही जो करप्शन ये करते आ रहे हैं, तमाम तर ये जो पाकिस्तान का जनाजा निकालते आ रहे हैं, इनकी धज्जियां उड़ाते आ रहे हैं, उसी मामले को दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इसके साथ में जी परवेज इलाही साहब को लाहौर हाईकोर्ट ने गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। अब उनके काफी जख्म आए थे, हमने आपको बताया था, वो व्हील चेयर के ऊपर हैं। अब एक शख्स गिरे तो उसको इतने जख्म नहीं आते। अब इस वक्त परवेज इलाही साहब ने, मैं समझता हूं, मैं खुद ये बात सोचता था कि परवेज इलाही साहब इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़े नहीं होंगे, ये बंदा धोखा दे जाएगा, लेकिन ये वो शख्स निकला जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ इस उम्र के अंदर, इस बर्बरियत के दौर के अंदर अभी भी PTI के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और इस वक्त इस बदतरीन जंग का मुकाबला कर रहा है। इसके साथ ही फजल रहमान साहब ने जमनी इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। फजल रहमान साहब का कहना है जी कि जो जमनी इंतखाबात हो रहे हैं हम इसको नहीं मानते, और जो पिछले भी इलेक्शन आम इंतखाबात हुए हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। हम चाहते हैं जो अवामी मैंडेट है वो वापस किया जाए। जो पिछले 2024 के इंतखाबात में धांधली हो सकती है तो हम कैसे इसके ऊपर यकीन ना करें जी कि जमनी इंतखाबात के अंदर धांधली नहीं होती। इसके साथ में जी गैस की डिफरेंट स्लैब थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। गैस की डिफरेंट स्लैब थी। AM घर छोटा होता है, आमतौर पे जो छोटा घर होता है उसकी 2 या 3 MMBTU गैस यूज होती है मैक्सिमम। जो छोटा घर होता है उसकी 2 या 3% MMBTU गैस यूज होती है। लेकिन अगर तो आप 1% भी आप अब MMBTU गैस यूज करते हैं, वैसे तो आमतौर पे पहले जो इसके रेट्स वगैरह थे वो तकरीबन 1600 से मैक्सिमम 2000 तक था, लेकिन अब आपका जो गैस का रेट होगा 4500 तक होगा। यानी कि अब आप, अगर आपको गैस बड़े सोच समझ के यूज करनी पड़ेगी, इस वक्त आपका 15 से 20 हजार गैस का बिल पक्का ठुकना, क्योंकि मरियम नवाज साहब मैंने पूरा मनसूबा बनाया
कि उन्होंने अवाम को तुन के रखना है, अवाम का जनाजा निकालना है। मरियम बाजी उनके जो अब्बा हजूर हैं, उनकी जो तमाम पीडीएम या मुस्लिम लीग नून है, चाहती है कि पाकिस्तान का जनाजा निकाला जाए, लेकिन ये पाकिस्तान की यूथ, ये पाकिस्तान के नौजवान ऐसा इंशाल्लाह कभी नहीं होने देंगे। और नाज़रीन, ये बहुत ही आम खबरें थी जो कि हमने आपके सामने रखी। यहां पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद जैन खान, अल्लाह हाफिज।